माई सेल्फ केशव कुमार वैष्णव, एक्सटेंशन लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, फरीदाबाद. सो टुडेज टॉपिक इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ यूरोप. हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के फिज़िकल फीचर्स पढ़े थे, जिनमें हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा था, एशिया के बारे में हमने पढ़ा था. आज हमारा टॉपिक है यूरोप. यूरोप के फिज़िकल फीचर्स जानने से पहले उसके बारे में बेसिक सा जान लेते हैं कि यूरोप कहाँ है और इसकी बॉर्डर किन किन ओशियन से या किन किन कॉन्टिनेंट से लगती है. दूसरा, यूरोप की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है. तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख लेते हैं फिज़िकल फीचर्स के बारे में जानने से पहले. हमारे सामने ये यूरोप का मैप है. जो मैप दिखाई दे रहा है ये यूरोप का मैप है. और अगर हम वर्ल्ड मैप में बात करें तो यूरोप की बॉर्डर नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन से, वेस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशियन से एंड साउथ डायरेक्शन में मेडिटेरियन सी से लगती है. और ईस्ट की हम अगर बात करें तो ईस्ट में यूरोप की बॉर्डर एशिया कॉन्टिनेंट से लगती है. और ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड यूरोप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोनों ही एक लैंड मास का हिस्सा है और हम इसको कई बार यूरेशिया बोल देते हैं एक साथ. जैसा कि हम देखें और कॉन्टिनेंट्स को, लाइक अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक अलग सेपरेट लैंड मास है. लेकिन यूरोप की और एशिया की हम बात करें तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. और हम कह सकते हैं कि एशिया से यूरोप में हम थल मार्ग के द्वारा या लैंड के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं. यूरोप का एरिया अप्रोक्सीमेटली 10.18 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर है और ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है दुनिया का. और इसकी पॉपुलेशन रिसेंटली 2019 के अकॉर्डिंग 74 मिलियन है. अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो एशिया के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूरोप कॉन्टिनेंट की है. एशिया से अगर हम एक और इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो एशिया से यूरोप को जो अलग करता है, या हम कह सकते हैं कि एक डिवाइडिंग जो लाइन है वो यूराल माउंटेन्स है. यूराल माउंटेन्स यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है या अलग अलग हिस्सों में विभक्त करती है. मेजर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें यूरोप के तो मेजर कंट्रीज़ हैं फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया. ये इसके मेजर कंट्रीज़ हैं. इटली भी इसी में है, इटली भी इसी का पार्ट है. ये सारे कंट्रीज़ यूरोप में सिचुएटेड है. यूरोप को पेनिसुला और पेनिसुलाज भी कहा जाता है. पेनिसुला इज ए लैंड मास विच इज़ bordered by ocean or any bottom body from 3 sides. 3 ओर से अगर पानी से घिरा हुआ कोई लैंड मास है तो हम उसको पेनिसुला बोलते हैं. यहाँ हम मैप में क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि स्पेन दैट इज़ द सेपरेट पेनिसुला. फ्रांस हम देखें तो फ्रांस भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ. इटली हम देखें तो इटली भी 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है. एक तरफ ये फ्रांस के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है. ऊपर हम देखें तो स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, तो ये भी तीनों ओर पानी से घिरे हुए हैं. दैट्स वाई वी कॉल पेनिसुला ऑफ पेनिसुलाज. यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है. अब इसके फिजिकल फीचर्स की हम बात करते हैं तो इसके फिजिकल फीचर्स, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है. यूरोप को 4 फिजिकल फीचर्स हैं यूरोप के. और वो कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं हम देखते हैं उसको. पहला है
वेस्टर्न अपलैंड्स, दूसरा है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन, तीसरा सेंट्रल अपलैंड्स एंड लास्ट वन इज एल्पाइन माउंटेन्स। तो ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका रीजन है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न अपलैंड्स। सो वेस्टर्न अपलैंड्स के बारे में हम देखते हैं कि इनको नदर्न हाईलैंड्स भी कहा जाता है। वेस्टर्न अपलैंड्स हैं, इनको नदर्न हाईलैंड्स भी कहा जाता है। एंड ये वेस्टर्न एज ऑफ द यूरोप एंड द डिफाइन द फिजिकल लैंडस्केप द स्कैंडिनेवियन। जो ऊपर नॉर्थ में जो कंट्रीज है स्कैंडिनेविया जो है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज हैं। इनके अलावा फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है। सो ये जो हिस्सा है ये वेस्टर्न अपलैंड्स है। स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस ये भी इसी में आते हैं। अगर मैप में हम देखना चाहें तो वेस्टर्न अपलैंड्स को हम देख सकते हैं। तो हमने जिन कंट्रीज़ की बात करी थी वो कंट्रीज है, ऊपर हमने बात करी थी स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। उसके अलावा हमने बात करी थी यूके और ये जो वाला हिस्सा इधर वेस्ट साइड में है, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। तो ये भी वेस्टर्न अपलैंड्स या इनको हम बोलते हैं नदर्न अपलैंड्स। दूसरा जो इसका फिजिकल फीचर्स में आता है नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स। ये नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम यूके है उसके साउथ से लेके रशिया का जो ईस्ट पार्ट है, सिंपल हम कह सकते हैं इसको कि ये यूके से लेके रशिया तक फैला हुआ प्लेन है, जिसमें मेजरली जो कंट्रीज आते हैं वो हैं फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड और बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट में 3 कंट्रीज आते हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ये जो कंट्रीज हैं वो यूरोप के जो प्लेन एरिया है उसमें हैं, और इस पूरे एरिया को, इस रीजन को हम नॉर्थ यूरोपियन प्लेन के नाम से हम जानते हैं। जो ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है, ये ग्रेट यूरोपियन प्लेन है, इसकी जो एवरेज एलिवेशन की हम बात करें तो ये 500 फीट है, जो कि बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं है। और बहुत सारी नदियां हैं जो इस प्लेन एरिया में बहती है, राइन, वेसर, एल्बे, ओदर एंड विस्तुला। ये कुछ नदियां हैं जो इस रीजन में बहती है। और क्रॉप्स के लिए भी यूरोप के अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो एरिया है यूरोपियन प्लेन का, ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर हम मैप में हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है यूके का, ये वाला जो एरिया है, यहाँ बेलारूस तक, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। दूसरे फिजिकल रीजन की हम बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल रीजन है सेंट्रल अपलैंड्स, जो कि यूरोपियन प्लेन से लगता हुआ है, और ये ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट तक पूरा यूरोप को क्रॉस करते हुए ये फ्रांस, बेल्जियम, साउथ जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, और स्विट्जरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है और ऑस्ट्रेलिया, इनमें ये फैला हुआ है। सेंट्रल अपलैंड्स की हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन से लगता हुआ एरिया है ये, और ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है समवेयर यहाँ कहीं ऑस्ट्रिया होगा, तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये इस एरिया में वेस्टर्न जर्मनी, और ये ऑस्ट्रिया से होते हुए और ये यहाँ तक फैला हुआ है। सेंट्रल अपलैंड्स आर लोअर इन एल्टीट्यूड एंड लेस रग्ड देन द एल्पाइन रीजन। एक और इसका रीजन है यूरोप का जिसको हम एल्पाइन रीजन कहते हैं। सो बेसिक जो डिफरेंस सेंट्रल अपलैंड्स और एल्पाइन माउंटेन्स में है वो है एलिवेशन का।
सेंट्रल अपलैंड्स का जो एल्टीट्यूड या एलिवेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर एल्पाइन रीजन से हम कंपेयर करें तो दिस इज़ लेस रग्ड एरिया। एल्पाइन की हम बात करें तो माउंटेन पीक्स हैं और एलिवेशन भी सेंट्रल अपलैंड से काफ़ी ज़्यादा है। और एल्पाइन माउंटेन्स इसका फोर्थ रीजन है, इंक्लूड द रेंजेज इन द इटालियन एंड बाल्कन पेनिसुला, नॉर्दर्न स्पेन एंड द सदर्न फ्रांस। एल्पाइन माउंटेन एरिया है वो स्पेन के नॉर्थ हिस्सा, बाल्कन पेनिसुला, इटली और फ्रांस का साउथ हिस्सा है। ये सारा एरिया मिलके एल्पाइन माउंटेन रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि कुछ माउंटेन रेंजेज हैं। सबसे जो प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है यूरोप की वो है एल्पस। एल्पस माउंटेन रेंज है। दूसरा है पायरेनीस, एपेनिनस, डिनेरिक एल्पस, बाल्कन्स एंड द कार्पेथियन। और ये एरिया हाई एलिवेशन और रग्ड प्लेटू के रूप में जाना जाता है। स्टीपी स्लोप्स हैं। और जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्बरस है। यूरोप की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बरस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5600 मीटर की हाइट पे है। और ये काकेसस जो माउंटेन है जो रशिया से स्टार्ट होते हैं और कुछ यूरोप का भी हिस्सा है, तो ये उस माउंटेन रेंज का पार्ट है। माउंट एल्बरस काकेसस जो माउंटेन है उसका पार्ट है। ठीक है। एल्पाइन माउंटेन जो एरिया है वो एक्टिव वॉल्केनोज, जो ज्वालामुखी हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो सुप्त ज्वालामुखी, एक जागृत। जो एक्टिव वॉल्केनो जो है उनके लिए भी जाना जाता है। और ये दो इसके एक्टिव जो वॉल्केनोज हैं वो है माउंट एटना एंड माउंट वेसुवियस। ये दो एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो इस एल्पाइन माउंटेन एरिया में पाया जाता है। सो ये 4 फिजिकल रीजन्स थे यूरोप के, और कुछ बेसिक सी डिटेल थी यूरोप के बारे में। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूरोप। थैंक यू।